हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर्ड। सो आज सीडीपी का नेक्स्ट क्लास रहने वाला है। क्लास नंबर 12 रहेगा और टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पे चिंतन यानी कि थिंकिंग। और यहाँ से स्पेशली आपका जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है और कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। समालोचनात्मक सोच क्या होती है ना, जिसे क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। ये सारी चीज़ें यहीं से स्पेशली आपका क्वेश्चन बनता है। और जो क्लासेस हैं इतनी इम्पॉर्टेंट रहेंगी आप सभी के लिए ना, कि यहाँ से अगर आप चीज़ें पढ़ रहे हो, कंटिन्यूसली क्लासेस ले रहे हो, तो 30+ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरी गारंटी है और ये आप खुद फील करोगे जब आप क्लासेस ले रहे होते हो ना। और थ्योरी के साथ साथ, थ्योरी तो आपको कंप्लीट कराई ही जाती है, साथ में उससे रिलेटेड कुछ PYQs भी इंक्लूड किए जाते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आए कि किस तरह से क्वेश्चन आपके टॉपिक से रेज होते हैं ना। सो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन रहता है ना आप लोगों का, कि हम पेपर 2 की कर रहे हैं, पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या हेल्पफुल है क्या ये क्लास? बिल्कुल, दोनों पेपर के लिए आप ये क्लासेस लीजिए। और दोनों में ही आपको इसी तरह से चीज़ें, क्योंकि टॉपिक सेम होते हैं, बस लेवल आप थोड़ा सा हो जाता है। यानी कि पेपर 2 में आपसे 6 to 8 के बच्चों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो एज का ध्यान रखना, वो चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे ही। तो टॉपिक है थिंकिंग। तो थिंकिंग क्या है आखिर? तो भाई किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं ना, वही विचार क्या कहलाते हैं? थिंकिंग कहलाते हैं ना। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन आपके सामने खड़ी होती है आकर के, तो आपके मन में बहुत से विचार आते हैं, कई तरह से विचार जो उभरते हैं मन में, बस उसे ही हम थिंकिंग कह देते हैं। और चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने से होता है, और जैसे ही हमें समाधान मिल जाता है ना उस प्रॉब्लम का, वो जो विचार है वो भी हमारे दिलो दिमाग से निकल के चले जाते हैं ना। तो यानी कि एक तरह से थिंकिंग क्या है? थिंकिंग सिंपली एक ऐसी चीज़ है जो विजिबल नहीं होती, जो आप देख नहीं सकते हो। सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति फील कर सकता है जो उस विचार में है, उस थिंकिंग में होता है, थॉट प्रोसेस में ना। आती कैसे है? समस्या के साथ आएगी, और जैसे ही आपको सॉल्यूशन मिलता है, चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं और आपके विचार भी शांत हो जाते हैं ना। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे चिंतन के प्रकार कितने होते हैं, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं ना। किस जगह से स्पेशली बनेंगे वो हम समझ रहे हैं। अब चिंतन के प्रकार की बात करते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वालीन यानी कि ऑटिस्टिक थिंकिंग, और दूसरा होता है रियलिस्टिक थिंकिंग ना। अब ऑटिस्टिक थिंकिंग वो होता है ना जो कि मतलब बंद आँखों से मतलब क्या ही कल्पनाएं कर सकते हैं, इमेजिनेशन जितना आप कर सकते हो ना, आप सारी ही चीज़ें आप यहाँ पे इंक्लूड कर लोगे। यानी कि ऑटिस्टिक थिंकिंग कह सकते हैं ना, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, और स्वलीन चिंतन कहलाता है ना। कि आंखें बंद हैं आपकी, और आप इमेजिनेशन पे इमेजिनेशन करे जा रहे हो, जैसे कि आप सभी है ना। ऐसा भी हो सकता है ना कि बहुत से जो भी कैंडिडेट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया हुआ है ना। अभी एग्ज़ाम के बारे में भी कुछ लोग क्वालिफाई करके सोच लेंगे ना, क्वालिफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, है ना। इस तरह की चीज़ें जो विचार आपके मन में होंगे, तो उसे आप कह सकते हो कि वो ऑटिस्टिक थिंकिंग है एक तरह से ना। तो फिलहाल उसको रियलिस्टिक में बदलने के लिए मेहनत करते रहें, है ना, और जुड़े रहें प्री एक्सप्लोर के साथ। सेकेंड है आपका रियलिस्टिक थिंकिंग। यथार्थवादी चिंतन की बात करते हैं, तो ये वास्तविकता पे डिपेंड होती है। यानी कि जो चीज़ें रियल में हो रही होती हैं, जो आप ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे किसी भी तरीके का इमेजिनेशन आप कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। और ये दो तरह की होती हैं, एक अभिसारी होता है जिसे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, और दूसरा होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। दूसरा कौन सा होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ना। अब सारी चिंतन तो यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं दोनों को। एक हो गया कन्वर्जेंट, दूसरा हो गया डाइवर्जेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार रेज होते हैं। अब इसमें जो समस्याएं हैं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं, और समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे कि यूपी की राजधानी लखनऊ हो गई, ठीक है। 9 के बाद क्या आता है? 10 आ जाता है, तो जस्ट बाद 10 आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपना कहते हैं ना कि विचार ना करना पड़े, है ना, बस चीज़ें रटी रटाई होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप आंसर कर देते हो। ओवरऑल कह सकते हो कि बंद अंत वाले क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, क्लोज एंडेड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अभिसारी चिंतन हो जाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। नेक्स्ट है आपका अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या है? तो इसमें समस्याएं जो है एक ही बिंदु पर
केंद्रित नहीं होती हैं। इसमें समस्याओं को कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता के साथ रिजॉल्व किया जाएगा। यानी कि जो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं वो एक तरह से आप इन्हें क्रिएटिव कह सकते हो। ठीक है, ये कैसे बच्चे होते हैं? सृजनात्मक बच्चे होते हैं, क्रिएटिव बच्चे आप इन्हें कह सकते हो, क्योंकि इनके पास किसी भी क्वेश्चन को लेकर के मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं और एक रटा रटाया रास्ता इनके पास नहीं होता है ना। मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं किसी क्वेश्चन के, ये कई सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दे। जबकि यहाँ पे सिंपल सा एक रास्ता टीचर ने दिखा दिया तो ये बस उसी रास्ते पे चल सकते हैं, उससे ज़्यादा सोचने की क्षमता इनके अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आप समझ चुके हो। बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो ये आप समझ ही चुके हैं ना, इसी के बारे में हमने भी बात करी। और जैसे कि वो क्लोज एंडेड था, तो आपका जो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं वो ओपन एंडेड यहाँ पे होते हैं। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन क्या है भाई, ये समझ लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं ना। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? तो क्रिटिकल थिंकिंग वो होती है जो किसी भी चीज़ के, किसी भी फैक्ट के गुण के साथ साथ उसके दोषों को देखते हुए किसी भी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? पॉजिटिव और निगेटिव, हर एक पक्ष पे जब आप विचार करते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव अगर दोनों पक्षों पे विचार करते हैं तो इसे हम आलोचनात्मक चिंतन कह सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। और आप जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप कैसे कर सकते हो? तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू आप बच्चों में ये चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब चिंतन के कुछ सामान्य प्रकार हैं, जैसे कि पहला आपने देख लिया कॉन्क्रीट। ठीक है, पहला क्या हो गया? कॉन्क्रीट थिंकिंग, यानी कि मूर्त विचार जिसे कहते हैं ना। और जो मूर्त विचार होते हैं ना, इसे निम्न स्तर का मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा जो होगा वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में विचार कर पाता है जो उसके सामने होती हैं, जो उसे दिखाई दे रही होती है ना। उसके अलावा उसके जो विचार होते हैं ना काफ़ी सीमित होते हैं, ये कह सकते हो आप ना। तो इस वजह से इसे निम्न स्तर का माना जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यात्मक चिंतन। क्या होता है? ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसे कहते हैं, अमूर्त। तो ये से एक तरह से उच्च स्तर का मान सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो चीज़ें दिख रही होती है उसके साथ साथ वो इमेजिनेटिव थॉट्स भी रख पाता है। यानी कि जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनके बारे में तो अपने विचार व्यक्त कर ही सकता है, बट जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में भी वो अपने विचार रख पाएगा ना। अगला है काल्पनिक चिंतन, यानी कि इमेजिनरी थिंकिंग। तो वही हो गया जो पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं उसे काल्पनिक चिंतन कह सकते हैं ना। लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है? यानी कि प्रॉपर जब बच्चा लॉजिकल वे में विचार करने लग जाता है, किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने बता दिया जो चीज़ें उसे हमने एज इट इज़ मान ली, नहीं, उस पर हम अपना विचार, अपने तर्क जरूर रखते हैं। और तर्क वितर्क जहाँ पे बच्चा करने लग गया, अब कह सकते हैं कि बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है ना। अभी आप सभी को कमेंट में बताना है कि जीन प्याजे की जो थ्योरी है, जो इन्होंने 4 स्टेजेस में बात करी हुई ना, प्रॉपर डिवाइड किया है, उसमें किस स्तर पे, ठीक है, किस स्तर पे बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। आप सभी को जल्दी जल्दी कमेंट में बताना है। और ये थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं ना, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती हैं कि आप सभी आंसर करने वाले हो ना। सो क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। बात करते हैं चिंतन की। तो चिंतन क्या है भाई? क्या ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, भावात्मक है, मनोगतिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं ना? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, विचार करते हैं तो उसमें दिमाग की ज़रूरत होती है, संज्ञान की ज़रूरत होगी ना। तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आता है भाई कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन को कौन सा प्रश्न है जो बढ़ावा दे सकता है? इसका जोड़ बताना है। तो भाई सिंपली बच्चे को आएगा तो वो करके दिखा देगा ना, नहीं आएगा तो नहीं कर पाएगा। दूसरा, विश्व युद्ध कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? या फिर हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं ना। अब यहाँ पे बच्चे को खुद के विचार बताने पड़ेंगे ना। अगर उसने कुछ चीज़ें जानी समझी हैं, पहले एक्सपीरियंस किया है, तो उस बेसिस पे वो यहाँ पे अपने विचार लगाएगा, अपने शब्दों का इस्तेमाल करेगा। और बाकी क्वेश्चंस जो देख रहे हो ये सारे कैसे हैं? क्लोज एंडेड हैं। ये सब कैसे हैं? सारे ही सारे आपको क्लोज एंडेड नज़र आएंगे। तो जहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन की बात आती है वहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपके हमेशा सही होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन ही आपके आंसर होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला क्या कह रहा है कि सृजनात्मकता की एक आवश्यक
और विशिष्ट पहचान क्या होती है ना, अभी अभी मैंने बताया था कि सृजनात्मक बच्चे कौन होते हैं, जो अपसारी होते हैं या फिर अभिसारी होते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो भाई जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं ना, वो अभिसारी सोच के होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा गलत हो गया है, कन्वर्जेंट नहीं, ये बच्चे कैसे होंगे, डाइवर्जेंट थिंकर्स होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, ये डाइवर्जेंट थिंकर कहेंगे। अभिसारी सोच वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो सृजनात्मक होते हैं। और ओरिजिनलिटी ऑफ द आइडियाज़, यानी कि विचारों की मौलिकता भी इनमें होगी। देखिए यहाँ पे ना आप ऐसा कर सकते हो कि दो ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं। ये हो सकता है कि कन्वर्जेंट ही रहा हो, इधर अप सारी रहा हो, है ना, और मैंने अभी सारी लिख दिया है। तो फिलहाल आप ओवरऑल क्वेश्चन को समझ के चलेंगे कि सृजनात्मक बच्चे कौन होते हैं, जिनमें अभिसारी सोच होती है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो रखते हैं, और साथ में उनके विचारों में फ्लुएंसी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो ना। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ के चलेंगे ना कि जो आप सारी सोच रखते हैं वो कन्वर्जेंट, वो सृजनात्मक नहीं माने जाते हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं आपको यहाँ पे, है ना। अगला प्रश्न क्या है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक हो जाता है ना, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के रास्ते में थोड़ा सा हमारे लिए एक रोड़ा लाई करके आता है ना। पहला है अनुरूपित सोच, एनालॉजिकल थिंकिंग, कलन विधि, अगला है ह्यूरिस्टिक, और लास्ट है अनुक्रिया समुच्चय। तो बिल्कुल इसको आप एज इट इज़ ऐसे ही रट लीजिए। ये टैग वर्ड है आपके लिए रिस्पॉन्स सेट, यानी कि यहाँ पे बच्चा जो होगा ना, उसके पास कुछ आंसर्स होंगे और उन्हीं में से वो आंसर अपना निकाल करके रख देता है, उसे अपना खुद का दिमाग लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, ये अपसारी सोच वाले होते हैं। ठीक है, अनुक्रिया समुच्चय यानी कि जहाँ पे आपको एक पूरा सेट दे दिया गया और उन्हीं से में आप एक आंसर निकाल के दे देते हो। अगला है अपनी सोच के बारे में सोच करना क्या कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं ना, जब बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति अपनी सोच के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है, या फिर खुद के बारे में अपनी ही थॉट्स के बारे में फिर से वो थॉट रीथॉट कर रहा होता है ना एक तरह से, तो इसे कहा जाता है अधिसंज्ञान, यानी कि मेटा कॉग्निशन कहेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा कि बच्चों के बीच रचनात्मकता की सुविधा दी जा सकती है ना, किस तरह से दे सकते हैं, अन्वेषण को प्रभावित कर प्रोत्साहित करके, क्या, बिल्कुल। जब बच्चे को आप एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करते हो ना, तब चीज़ें बेहतर होती हैं, रचनात्मक होती है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। मूव करेंगे। तो भाई ये इस तरह से हमारा जो चैप्टर है चिंतन का कंप्लीट होता है, और आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप टेलीग्राम पर भी और साथ में इंस्टा पे भी। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और काफ़ी सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता ही है ना, पीडीएफ वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पे ही मिलता है, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।